Hello students. So today in this video we are going to discuss about coagulation, जिसे कि हम फ्लॉक्यूलेशन भी कहते हैं. सो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए. कोएगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन से हम समझते हैं प्रेसिपिटेशन हो जाना कॉलोइडल सोल का. सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल. नाउ to achieve the coagulation what we need to do here we are going to study some methods. तो सबसे बेसिक सी बात जो इन सारे मेथड्स में आप देखेंगे वो ये है. सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं आज जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जो लायोफोबिक सोल्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो चार्ज की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में आपके पास पार्टिकल्स हैं एंड इन पार्टिकल्स के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है चार्ज होता है जिसकी वजह से इन सब पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होती है एंड ड्यू टू द रिपल्शन दे डू नॉट सेटल डाउन. ठीक है. अब इफ़ वी कैन रिमूव दिस चार्ज एनी हाउ सो क्या होगा, पार्टिकल्स विल एग्रीगेट टुगेदर एंड सेटल डाउन. अगर चार्ज ही नहीं होगा दे कुड नॉट रिपेल ईच अदर एंड दे विल कम क्लोजर to form aggregates and they will settle down. So we are going to study some methods that how we can remove the charge from the colloidal particles. So methods of coagulation में सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं आपका. अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिमूव द चार्ज फ्रॉम द कॉलोइडल पार्टिकल्स. होता क्या है आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक यू शेप्ड आपकी ट्यूब होती है. ठीक है, इस तरीके से एंड इस ट्यूब में हम कोलोइडल सोल को अपना फिल कर देते हैं एंड इस यू शेप ट्यूब की जो दो ओपनिंग्स हैं, दो एंड्स हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं. ये आपका एक साइड एनोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक साइड आपका कैथोड होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, एनोड को पॉजिटिव से एंड कैथोड को नेगेटिव से यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे. सो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, जो सोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे. ठीक है, अपने से अपोजिट चार्ज पर. एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं सोल के अंदर वो एनोड के पास जाकर मूव करने लगेंगे एंड यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे. दैट इज़ कोएगुलेशन आपको मिल रही है. अल्टीमेटली एनोड और कैथोड पे पार्टिकल्स आकर कोएगुलेट कर रहे हैं. क्लियर हो गई बात. सो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन अचीव द कोएगुलेशन. सेकेंड मेथड है आपका बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स. ये तो काफ़ी कॉमन सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है. आपके जो कोलोइडल सोल्स होते हैं वो उनके ऊपर चार्ज होता है कुछ ना कुछ. ठीक है, कुछ आपके पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं. तो अगर आप दो सोल्स को मिक्स कर देंगे जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है तो अल्टीमेटली वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड कोएगुलेट. वेरी सिंपल. थर्ड मेथड है आपका बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से भी आपके पास कोएगुलेशन आपको मिल सकती है. अल्टीमेटली होता क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग की वजह से जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कोलिजन होने लगता है उनके बीच में. जब कोलिजन होता है तो वो क्या ऑब्जॉर्ब लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है, सरफेस पे जो लेयर है उसको डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से चार्ज जो है पार्टिकल्स पर कम हो जाता है एंड चार्ज कम होने की वजह से दे अल्टीमेटली सेटल डाउन. बॉइलिंग से अगर आपको कोएगुलेशन समझनी है तो इसका बेस्ट मेथड है बॉइलिंग ऑफ द एग. एग को जब आप स्टूडेंट्स बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है जो कि प्रोटीन्स हैं, फ्लूइड जो आपका लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है. अब कभी भी ऐसा ये आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा कि हीट करने पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है. यहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर कोएगुलेशन हो रही है प्रोटीन्स की. ठीक है, जो एग योक में प्रोटीन्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, हीट करने पर प्रोटीन के स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं एंड अल्टीमेटली एक बार अलग होने के बाद वो सिंपल वे में दोबारा से एग्रीगेट कर जाते हैं टू गिव यू द कोएगुलेशन. क्लियर हो गई बात. सो बॉइलिंग से भी यू कैन अचीव द कोएगुलेशन.
नेक्स्ट मेथड है आपका बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट वी डू हेयर, आप प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल में ये चीज़ पढ़ते हैं। वी टेक अ बैग ऑफ सूटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर आप कोलोइडल सोल डालते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, एंड इस बैग को आप वाटर टैंक के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। एंड नाउ होता क्या है, इस बैग में जो सोल के अंदर इम्प्योरिटीज़ है जो कि ट्रू सॉल्यूशन डायमेंशंस की है, काफ़ी छोटी होती है इम्प्योरिटीज़। कोलोइडल सोल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो इसमें आयंस एक्स्ट्रा होंगे वो इम्प्योरिटी होगी, तो वो इम्प्योरिटीज़ इस बैग के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाती है वाटर में, एंड वी गेट द प्योर कोलोइडल सोल। नाउ अगर आप बहुत देर तक ये प्रोसेस करते लेंगे, बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस करेंगे, तो होगा क्या, जो जितना चार्ज होना चाहिए था इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, वो चार्ज किसकी वजह से था, आयंस की वजह से था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्टीमेटली क्या होते हैं, आयंस होते हैं आपके। तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे तो सारे ही आयंस डिफ्यूज़ कर जाएंगे इस बैग से बाहर, एंड अगर आयंस डिफ्यूज़ कर गए आपके पास कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, एंड दे विल एग्रीगेट टू गिव यू द कोएगुलेशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। आपने डायलिसिस के थ्रू क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो आयंस है वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे, इतने आयंस डिफ्यूज़ कर जाएंगे कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा, एंड चार्ज नहीं होगा तो कोलोइड विल बिकम अनस्टेबल एंड कोएगुलेट। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करने से हम इलेक्ट्रोलाइट, अब तक आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं टू जनरेट द चार्ज ओवर द कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चार्ज होता है तभी रिपल्शन होती है उनके बीच में, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन। बट अगर आप एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ये आपने पता है। फॉर एग्जांपल आपने KCl ऐड किया तो K पॉजिटिव आयंस भी होंगे, Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे। अब अगर आपने ये एक्सेस में ऐड कर दिया तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक कोलोइडल पार्टिकल था, ठीक है, उसने प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन करके अपने ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज लाया, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हुआ। अब एक्सेस में है आपके पास KCl, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पर आया है ये अट्रैक्ट करने लगेगा यहाँ पर नेगेटिव को भी, ठीक है। क्लोराइड के आयंस भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे क्योंकि क्लोराइड के आयंस भी एक्सेस में है। तो ये आयंस आपस में जब मिलेंगे तो ऑपोजिट चार्ज है, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, एंड द कोलोइड विल बिकम अनस्टेबल एंड इट विल गेट कोएगुलेटेड। सो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज़ डालते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, यू विल गेट द कोएगुलेशन। व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट एज द कोलोइड interact with the ions carrying charge opposite to that present on themselves. This causes the neutralization leading to the coagulation. I hope आपको ये मेथड्स अच्छे से क्लियर होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हार्डी-स्क्यूल्स लॉ। हार्डी-स्क्यूल्स लॉ आपको क्या बताता है कि जो आप कोएगुलेशन करवाने के लिए ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, उसकी वैलेंसीज किस तरीके की होंगी, उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होंगे उनके ऊपर वैलेंसीज कम होने का क्या फ़र्क पड़ेगा, इन ज़्यादा होने का क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक टैंक में कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सोल हैं जिसके ऊपर जो ये पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन पार्टिकल्स के ऊपर है। अब यहाँ पर अगर आप AlCl3 डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें आयंस है, आयंस के ऊपर जो आयंस की क्या वैलेंसी है उससे आपको प्रेसिपिटेशन का आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने वाली है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा
आयन के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा अपने से ऑपोजिट चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा वैलेंसी होने से, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलॉइडल सोल। हार्डी-स्क्रूल्स लॉ आपको क्या बताता है? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल के लिए आप पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट सैंपल्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सैंपल में आपके पास आयन थे एल्यूमिनियम के, दूसरे में बेरियम का था, तीसरे में सोडियम आयन था। तो तीनों सैंपल्स में से तीनों कौन ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करवा पाएगा? जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, तो ये ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करवा पाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोलॉइडल पार्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 1 2 3 नेगेटिव चार्ज की यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर भी 1 2 3 यूनिट्स हैं नेगेटिव चार्ज के। आपने AlCl3 डाला, ठीक है, तो वहाँ पर आयंस होंगे Al3 पॉजिटिव के। तो इसका एक ही आयन इस कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? इसके ऊपर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव यूनिट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर दोबारा से Al3 का एक और आयन इस कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड ये एग्रीगेट करके आपको कोएगुलेशन दे देंगे। अगर एल्यूमिनियम की जगह आप यहाँ पर सोडियम का आयन ऐड करते तो आपको 3 सोडियम के आयन्स लेने पड़ते टू न्यूट्रलाइज द 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? तो किसकी ज़्यादा पावर हुई? जिसकी ज़्यादा वैलेंसी हुई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पॉजिटिव सोल्स के लिए आप नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो नेगेटिव आयंस में देखिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 सैंपल्स लिए, एक में आपका FeCN6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, फॉस्फेट 3 नेगेटिव है, सल्फेट का 2 नेगेटिव है एंड क्लोरीन। तो इसमें ज़्यादा पावर किसकी होगी टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज? जिसकी ज़्यादा वैलेंसी होगी। 4 नेगेटिव कैन न्यूट्रलाइज द 4 पॉजिटिव यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर 2 टर्म्स आती है आपके पास, कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग पावर तो आपको सिंपल सी अभी तक समझ में आ रही होगी कि पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, मोर द वैलेंसी हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी आपकी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपको रिक्वायर्ड होगा टू कोएगुलेट द 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल इन 2 hours कम्प्लीटली, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी आयन के ऊपर, वो ज़्यादा चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा एंड वो ज़्यादा जल्दी कोएगुलेशन करवा पाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा चार्ज होगा तो उसका कम अमाउंट चाहिए होगा। जैसे कि आपने अभी पढ़ा एल्यूमिनियम के एक Al3 पॉजिटिव जो है आपका 3 यूनिट्स ऑफ चार्ज को न्यूट्रलाइज करवा पा रहा है, जबकि सोडियम Na पॉजिटिव का जो आयंस थे उनको वो 3 आयंस आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको रिक्वायर्ड होगा टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है आपको कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना कम क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ये दोनों टर्म्स। कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएगुलेटिंग पावर। स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन फ्लैक्यूलेटिंग आयन इज नीडेड, हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर करके जाएंगे डेफिनेटली फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है कोएगुलेशन ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइडल सोल।
लायोफिलिक कोलोइडल सोल की आपको लायोफिलिक सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए आपको, वो कोलोइडल सोल्स जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स की अच्छी इंटरैक्शन होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर हम डिस्पर्जन मीडियम फॉर एग्जांपल अगर वाटर लेके चलते हैं तो लायोफिलिक में क्या होगा, इस तरीके से देखेंगे हम, ये एक कोलोइडल पार्टिकल है तो इसकी ये बहुत ही अच्छे से सॉल्वेटेड होगा, तो सॉल्वेटेड होने की वजह से इट विल गेट सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाएगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्शन, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का एक्शन ईजिली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें आयंस है वो कैसे न्यूट्रलाइज कर पाएंगे कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हटाने ज़रूरी हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्वेंट्स ऐड करेंगे जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से इजीली एक्शन कर पाएंगे। ठीक है, सो फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द लायोफिलिक सोल्स व्हाट वी डू, we add the solvents like acetone या फिर alcohol which leads to the dehydration of the dispersed phase। ठीक है, एक बार डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट गए बाय थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दीज सॉल्वेंट्स, तब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस है वो अच्छे से अटैक कर पाएंगे इस कोलोइडल पार्टिकल पे टू न्यूट्रलाइज इट्स चार्ज एंड टू अचीव द कोएगुलेशन। क्लियर हो रही है बात? सो सिंपल है। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। एक्चुअली कोलॉइड्स का पूरा टॉपिक ही आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स यहाँ पर क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं आपके वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पर इतनी बात आपको समझनी है कि प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, लायोफोबिक सोल्स का हो रहा है। किससे प्रोटेक्शन, कोएगुलेशन से। लायोफोबिक सोल्स की कोएगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स वी ऐड द लायोफिलिक सोल्स। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लायोफिलिक सोल्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आपके कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं लायोफोबिक सोल्स के। एक्चुअली फॉर एग्जांपल आपने ये कंटेनर में देखिए, कंटेनर में आपने लायोफोबिक कोलॉइड लिया, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये बहुत ही इजीली क्या होगा, इसकी कोएगुलेशन हो जाएंगी। बट टू प्रिवेंट इट व्हाट वी आर एडिंग लायोफिलिक कोलॉइड। तो ये जो लायोफिलिक कोलॉइड है ये क्या करेगा, लायोफोबिक को सराउंड कर लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा इसके चारों तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि लायोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी अच्छी इंटरैक्शन होती है अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के या फिर डिस्पर्जन मीडियम के, ये उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्शन के दौरान ये क्या कर रहे हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स को कवर कर रहे हैं। सो दे आर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द लायोफोबिक सोल्स। अब यहाँ पर अगर प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, नाउ इफ़ यू ऐड द इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस हैं वो आपके फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये जो चार्ज है ये अटैक नहीं कर पाएगा ऑन द लायोफोबिक पार्टिकल्स टू न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, सिंपल सी बात है। लायोफिलिक कोलॉइड्स की अच्छी इंटरैक्शन होने की वजह से व्हाट दे डू, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल्स एंड दैट्स हाउ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट अटैक या फिर प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द लायोफोबिक पार्टिकल्स। ठीक है जी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, when lyophilic soul is added to the lyophobic soul they form a protective layer around them. As lyophilic souls are more stable and highly solvated, that is lyophilic colloidal particles interact more with the liquid in which they are dispersed, thus protects the lyophobic particles from the action of the electrolytes। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट था, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन है गोल्ड नंबर की। ठीक है, गोल्ड नंबर एक्चुअली में क्या होता है, पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर
It is the number of milligrams of lyophilic colloid, which is a protective colloid, added to 10 ml gold solution to stop the coagulation if 1 ml NaCl is added. डायग्राम से समझेंगे इस डेफिनेशन को. आपके पास क्या है, 10 ml गोल्ड का सोल है, ठीक है, गोल्ड का सोल है यहाँ पर आपके पास 10 ml. आप इसकी कोएगुलेशन को स्टॉप करवाना चाहते हैं. एंड कोएगुलेशन आप किससे करवा रहे हैं? इफ़, देखिए डेफिनेशन में लिखा है टू स्टॉप द कोएगुलेशन इफ़ 1 ml NaCl इज़ एडेड. क्लियर सी बात है, जो आपका NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ml NaCl आप ऐड करवा रहे हैं. नाउ इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो आप लायोफिलिक कोलॉइड यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड आप ऐड करेंगे, उसका क्या नंबर है वो आपका गोल्ड नंबर होगा. नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड एडेड टू 10 ml गोल्ड सोल to stop its coagulation if 1 ml NaCl is added is called the gold number. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो ये जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. कोलॉइड्स का आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है फॉर योर एग्जाम्स. In our next video, we will discuss the topic emulsions and application of colloids, and then we are completing this chapter. ठीक है, so आज की इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. Till then, make your short notes and all the best.